कल यार राहुल गांधी ना पार्लियामेंट में बोल रहा था, तो जो हमारे एक्स आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी एक किताब है, 1.5-2 साल पहले आई थी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये इन्होंने लिख तो दी है, पर ये ना अभी तक पब्लिश नहीं हुई। इस पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ने थोड़ा इनडेफिनिट रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। तो पार्लियामेंट में राहुल गांधी इनकी किताब से कुछ छंद पढ़ रहा था। वहां पर डिफेंस मिनिस्टर और अमित शाह जी ने कहा कि ये किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, तो आप इसको पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते। ये तो इंस्टाग्राम है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की किताब के वो वाला जो सेक्शन है जो कि पार्लियामेंट में नहीं बोला जा सकता, उसको हम एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे तो पढ़ सकते हैं। ये 2020 के चाइना के साथ जो इंडिया के बॉर्डर स्कर्मिशेस हुए थे ना, ये उसके बारे में है। तो आप भी पढ़िए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ तेजी से। तो 31 अगस्त 2020 को शाम 8:15 बजे भारतीय सेना के उत्तरी कमान के जो प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी है, उनका एक फोन कॉल आया। सामने से जानकारी मिली तो बहुत चिंतित थे। 4 चीनी टैंक पैदल सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख में रेचिनला की ओर चढ़ना शुरू कर चुके थे। जोशी ने इस गतिविधि की सूचना सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिससे तुरंत स्थिति को गंभीरता को समझ लिया। ये टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय मोर्चों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। भारतीय सैनिकों ने एक चेतावनी के तौर पर आसमान में ऐसे गोले दागे जो कि सिर्फ लाइट करते हैं, उसका कोई असर नहीं हुआ और चीनी फिर भी आगे बढ़ते रहे। इसके बाद नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य लीडरशिप के प्रमुख लोगों को लगातार फोन करना शुरू कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, राष्ट्र रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर। नरवणे लिखते हैं कि मैंने हर एक से यही सवाल पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और स्पष्टता की जरूरत थी। एक मौजूदा प्रोटोकॉल था। नरवणे को स्पष्ट आदेश थे कि शीर्ष स्तर से अनुमति मिलने तक गोली नहीं चलाई जाएगी। ऊपर से कोई साफ आदेश नहीं आया। समय बीतता गया। रात के 9:10 पे जोशी ने नरवणे को फिर फोन किया। चीनी टैंक अब 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। 9:25 बजे नरवणे ने राजनाथ को फिर फोन किया और स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच चीना सेना के कमांडर मेजर जनरल लियू लीन का एक संदेश आया कि सुबह मीटिंग करेंगे, लेकिन चीन की सेना नहीं रुकी थी, वो आगे बढ़ रही थी। नरवणे याद करते हैं कि जोशी ने कहा था कि इन्हें रोकने का एकमात्र तरीका हमारी मीडियम आर्टिलरी से फायर करना है, जो कि तैयार खड़ी थी। पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर आर्टिलरी आम बात है। वहां डिविजनल और कोर कमांडरों को सैकड़ों राउंड रोजाना बिना ऊपरी स्तर के पूछे चलाने का अधिकार होता है, लेकिन यह चीन था, यह अलग है। चीन के साथ आर्टिलरी द्वंद बहुत बड़ी चीज में बदल सकता था। नाम नरवणे लिखते हैं कि मेरी स्थिति बहुत ही नाजुक थी। वे एक तरफ कमान के बीच फंसे थे, सभी संभव साधनों से गोली चलाना चाहते थे, और दूसरी तरफ मोदी सरकार के लोग जो अभी तक मुझे स्पष्ट कार्यकारी आदेश नहीं दे पा रहे थे। आर्मी मुख्यालय के ऑपरेशंस रूम में विकल्पों पर विचार हो रहे थे और खारिज किए जा रहे थे। पूरा उत्तरी मोर्चा हाई अलर्ट पर था। संभावित टकराव वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही थी। नरवणे ने रक्षा मंत्री को फोन किया, जिन्होंने वापस कॉल करने का वादा किया। समय खिंचता गया। हर मिनट चीनी टैंक और करीब आ रहे थे। राजनाथ ने 10:30 बजे वापस फोन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। मोदी के निर्देश सिर्फ एक वाक्य में थे, जो उचित समझो वो करो। मतलब यह पूरी तरह सैन्य फैसला होना था। मोदी से सलाह ली गई, उन्हें पूरी जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने खुद फैसला लेने से इनकार कर दिया। नरवणे याद करते कि मुझे एक गर्म आलू थमा दिया गया था। इस पूर्ण छूट के साथ अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। तो ये वाला जो सेक्शन था, ये राहुल गांधी कल पार्लियामेंट में कोट करना चाहता था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये किताब अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई, तो तुम कोट ही नहीं कर सकते। नो कमेंट्री है भाई अभी तो। इस वीडियो का क्या करना है भाई, जो उचित समझो वो करो। मेरी तो लाइफ फिलॉसफी है, जो भी कोई मेरे से एडवाइस मांगता है, आई एम ऑलवेज भाई जो उचित समझो वो करो।